हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्रैश एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और पार्ट नंबर 18 तक हम लोग आ चुके हैं। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मॉडरेट टू एडवांस लेवल का आपका क्वेश्चन होता है तो एग्जाम में फ्रूटफुल होगा। इजी लेवल क्वेश्चन नहीं डालता हूँ, इजी तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप फर्स्ट में आते हैं तो जरूर जुड़ जाए। बाकी टेलीग्राम से चैनल का नेम सर्च करके आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। क्विज और पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन वगैरह को। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका मॉडरेट टू एडवांस लेवल का है। ओके, जनरल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ, मैं बता चुका हूँ कि सीजल के एग्जाम है, थोड़ा सा लेवल रहेगा आईएससी लेवल से। वो सारे क्वेश्चन आपसे थोड़े थोड़े जो जीके में बनते हैं ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आईएससी से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो उसी सारा माइंड में लेकर ही मैं आपको साइंस का डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं था कि साइंस का वीडियो यहाँ पर डिस्कस करता। ठीक है, 10th लेवल का था तो मैं छोड़ देता इसको। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसका केमिकल नेम क्या है? अर्थ पारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरीसाइनाइड, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केमिकल नेम कॉपर फेरोसाइनाइड। ध्यान दीजिएगा, फेरो फेरी में अंतर है, फेरोसाइनाइड होगा। ओके, कॉपर फेरोसाइनाइड। अब इसको अर्धपारगम्य झिल्ली का केमिकल नेम, रासायनिक नाम हो चुका है। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है? कोई एक ऐसा झिल्ली या मेम्ब्रेन जो क्या हो, कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है जबकि कुछ पदार्थों को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है? कुछ पदार्थों को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, अंदर नहीं जाने देता है, उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे आप लोग अगर एग्जाम्पल लीजिए, कोशिका झिल्ली है तो कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ अंदर जाता है, कुछ पदार्थ ऐसे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, नहीं जाने देता है। जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन को जाने देगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जाने नहीं देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को उधर से निकलने देता है। बात समझ में आ रही है? सेल जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी के लिए, तो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने देता है तो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है, जबकि कुछ पदार्थों को जो है से अंदर नहीं जाने देता है। तो यही सारा होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे आदमी इंसान का डेड बॉडी है, क्या होता है? डेड बॉडी भी है से आप लोग देखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा कार्य करता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि कोई इंसान है, पानी में डूब गया, ओके, ड्रोन हो गया उसमें, तो जब डूब जाता है तो उसका बॉडी स्वेल कर जाता है, पानी भर जाता है। तो पानी उसको मुंह से पानी पीने की वजह से नहीं होता है, उसका स्किन जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रही है? ठीक है, स्किन जो होता है उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा कार्य करता है। अब फिर सोचिएगा कि स्किन से फिर पुनः पानी निकल जाए, तो जी नहीं, पानी अंदर तो जा सकता है लेकिन पानी अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर उसको आप लोग देखे होंगे पेट दबा दबा के, ऐसे इतना मूवी आप लोग देखे हैं, पेट दबा दबा के जो है सो उसका मुंह से पानी निकला जाता है, तब उसको होश आता है। याद है ना, बहुत सारा मूवी में ऐसा चलता है। तो ये सारा इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड इज द करेक्ट आंसर। बाकी थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे सेल आया है। सेल दो तरह का होता है, कौन कौन? एक न्यूक्लियस में सेल और एक होता है आपका इसमें सेल, क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो बॉडी में सेल होता है उसका। एक न्यूक्लियस में सेल आपका एटम में होता है। तो जो न्यूक्लियस का सेल होता है, न्यूक्लियस का जो सेल होता है उसका खोज जो है किए थे आपको रदरफोर्ड ना, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड किए थे। और जो प्लांट वगैरह में या एनिमल में सेल देखने को मिलता है उसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, दोनों हार सही है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। ओके, कॉपर फेरोसाइनाइड इज द करेक्ट आंसर। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए थोड़ा सा, ऐसे कॉपर फेरोसाइनाइड होता है। ओके, और बाकी जो 12 में पढ़े होंगे उनको मैं बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देख लीजिएगा इसको, CuFeCN का होल 6। ठीक है जी, IC वाले बताइए, ठीक है ना। यही है कॉपर फेरोसाइनाइड, आप लोग पढ़े होंगे इसका, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाले होंगे। तो आंसर क्या हो गया? कॉपर फेरोसाइनाइड। बाकी समझ में आ गया। बाकी कॉपर सल्फेट इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लू विट्रस के नाम से आप लोग जानते हैं ना, ब्लू विट्रस नीला थोथा के नाम जानते हैं, CuSO4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कैथोड रेज आर। कैथोड रेज आखिर क्या होता है? तो कैथोड रेज जो होता है से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, या फिर द फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। कैथोड रे क्या होता था? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता था। जैसे कि यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया था तो यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था वो जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको कैथोड रे नाम दिया गया था। ओके, बाद में यही जो है रास्ता साफ हुआ था इलेक्ट्रॉन, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया था कैथोड रे को। कैथोड देख लीजिएगा, कैथोड जो होता है से माइनस होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं कि आपको कैथोड पॉजिटिव या निगेटिव या फिर एनोड पॉजिटिव या निगेटिव, तो कन्फ्यूजन दोनों में नहीं होना चाहिए ना। छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे देंगे और फंसा देंगे, तो फंसने का नहीं। बाकी जो यही जो है से कैथोड रे का जब डिस्कवरी हुआ था तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था, ठीक है, उसका जो रास्ता साफ हुआ था 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे टॉमसन के द्वारा। ठीक है, तो जे पर्सन थे, तो याद रख सकते हैं।
1897। इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट ना जे टॉमसन। प्रोटॉन को किए थे गोल्डस्टीन और फिर न्यूट्रॉन को किए थे जेम्स चैडविक। तो याद रख सकते हैं सारी चीज़। ओके, तो हो गया यहाँ से। Which ray is used in टेलीकॉम। टेलीकॉम क्या होता है? टेलीकॉम होता है टेलीफोन प्लस कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं दूरसंचार ना। टेलीकॉम वगैरह दूरसंचार में, या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का शॉर्ट में बोल सकते हैं आप लोग, टेलीकॉम। तो दूरसंचार में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर विजिबल लाइट। तो इसको बताया जाए कि टेलीकॉम में किसका जो है से आप लोग प्रयोग करते हैं, याद है? देखिए इसमें हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं। किसका? माइक्रोवेव का यूज करते हैं दूरसंचार में। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे बहुत सारा टोटल 7 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग देखने को मिलता है, जिसमें आता है रेडियो वेव्स। तो रेडियो टेलीविजन में आता है, क्या होता है? रेडियो टेलीविजन में आता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज होता है यहाँ पे। माइक्रोवेव आप लोग देख लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह और कुकिंग फूड वगैरह होता है। माइक्रोवेव ओवन आप लोग किए होंगे, यही आंसर था आपका टेलीकॉम। तो टेलीकॉम वगैरह में सैटेलाइट वगैरह काम करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ। जो सैटेलाइट नज़दीक, पृथ्वी के नज़दीक होता है, उसका वेलोसिटी अंडर रूट जी आर होता है, जिसको याद रखिएगा। जो वेलोसिटी होता है सैटेलाइट का, जो मूव करता है पृथ्वी के जो निकट कक्षा में, उसका वेलोसिटी अंडर रूट जी आर होता है। इसको याद रख सकते हैं, v = चलिए, तो इसको बीच में आया तो बता दिया। तो यही सैटेलाइट के बारे में था। एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ से, कम्युनिकेशन में हो गया, माइक्रोवेव का यूज कर लिए। इंफ्रारेड यूज कहाँ करते हैं हम? इंफ्रारेड आप लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर्स में, ठीक है, कुकिंग फूड वगैरह में, और इंफ्रारेड कैमरा वगैरह में यूज करते हैं इसको। ओके, और इंफ्रारेड का एक और यूज है, जो आप लोग रिमोट कंट्रोल देखे हैं ना, रिमोट कंट्रोल से करते हैं, उसमें इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। जैसे टीवी वगैरह को रिमोट का भी पूछेंगे कि उसमें कौन सा हम लोग लाइट यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग इंफ्रारेड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। विजुअल लाइट होता है, उसको देखिएगा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज होता है विजुअल लाइट का। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, तो TIR जो फिनोमेना होता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, उस पर कार्य करता है। बाकी विजुअल लाइट का याद रख लीजिएगा, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर इसका होता है आपका वेवलेंथ। इसको याद रख सकते हैं, पूछा जाता है ना। विजुअल लाइट इंपॉर्टेंट है, यही रेंज में हम लोग देखते हैं विजुअल लाइट हम लोग का। अल्ट्रावायलेट देख लीजिएगा, एनर्जी सफिशिएंट लैंप्स में और सन टैनिंग में यूज होता है, ऐसे सुखाने वगैरह में आप लोग देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज। और अल्ट्रावायलेट यूज का बहुत ज़्यादा यूज है। ओके, आप लोग कभी कभी देखे होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी यूवी का यूज होता है, आप लोग को याद होगा एक चीज़। नेक्स्ट होता है एक्सरे वगैरह का यूज। तो मेडिकल इमेजिंग वगैरह में और ट्रीटमेंट वगैरह में एक्सरे का यूज किया था, मालूम है ना, एक्सरे वगैरह का। और एक्सरे का जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में, याद आ रहा है मुझे, कोबाल्ट याद रख लीजिएगा। कोबाल्ट को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, कोबाल्ट। ओके, एक गामा रेज है, गामा रेज मेडिकल इमेजिंग और ट्रीटमेंट में यूज होता है, गामा रेज। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो यही सारे कुछ थे, इसको याद रख लीजिएगा। आंसर माइक्रोवेव हो गया। ओके, चलिए, और कुछ। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह सारा जो मूव करता है वह लाइट के स्पीड से ही मूव करता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख मीटर पर सेकंड का रफ्तार, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से मूव करता है। सारा देख लीजिए। विजुअल लाइट का कम से कम रेंज इसको याद रख लीजिए, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। नैनो मतलब 9, कितना ईजी है। किरचॉफ्स फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स का नियम आप लोगों ने आईएससी में पढ़े होंगे, किरचॉफ्स का फर्स्ट और सेकेंड लॉ। तो बस बताना है, ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे कि पॉइंट रूल और जंक्शन रूल क्या होता है और लूप रूल क्या होता है, उसके अंदर हमको नहीं जाना है। बस इतना बताना है कि किसके कंजर्वेशन पे होता है। तो यही बोला कि अंदर में नहीं जाना है, बस थोड़ा थोड़ा बता देना है ऊपर ऊपर कि क्या है भाई। तो किरचॉफ्स का रूल देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में इनका लॉ है, किसका है? लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, चार्ज या एनर्जी पर, संवेग या ऊर्जा के सिद्धांत पर है। ओके, मोमेंटम या एनर्जी या फिर आवेश या ऊर्जा हो गया, देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद चार्ज या लीनियर मोमेंटम, यानी कि आवेश या रेखीय संवेग। ओके, लीनियर मोमेंटम को अंग्रेजी में रेखीय संवेग बोलते हैं। तो किसके मतलब कंजर्वेशन पे आपको किरचॉफ का फर्स्ट और सेकेंड लॉ रेस्पेक्टिवली देखने को मिलता है। तो देखिए, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वह आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है, और जो सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ है वो आपको बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो क्रमशः आंसर आपका हो जाएगा आवेश और ऊर्जा, अर्थात एनर्जी, चार्ज एंड एनर्जी। ओके, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एनर्जी का तो आप लोग जानते होंगे यूनिट क्या होता है? जूल। ओके, एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है भाई? वाट का, पावर का होगा, वाट है तो जी नहीं, गलत बात, भगवान माफ नहीं करेंगे, इतना बार बता चुका हूँ। 1 किलोवाट आवर को आप लोग 1 यूनिट बिजली बोलते हैं, जिसमें कितना होता है? जिसमें होता है 3.6 मेगा जूल। मेगा मतलब 10⁻6 जूल। तो ये आपका 1 यूनिट बिजली होता है जो घर में आता है, इसका मतलब है कि यह एनर्जी का यूनिट है। तो याद रख लीजिएगा, यही है चार्ज। ओके,
चार्ज कैसे यूनिट कूलम, एनर्जी कैसे यूनिट जूल। आंसर इसका फर्स्ट लॉ चार्ज पर बात करता है और सेकेंड लॉ जो होता है एनर्जी पर बात बोलता है। फर्स्ट लॉ को हम लोग पॉइंट रूल और जंक्शन रूल बोला जाता है और सेकेंड लॉ जो होता है किरचॉफ का हम लोग उसको लूप रूल बोलते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। और चार्ज मापने का एक डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप सिंपली होगा, नहीं तो कहीं पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देखने को मिलेगा। ओके, पढ़िए फिजिक्स और केमिस्ट्री। द सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन समझते हैं? सर्कुलर मोशन नहीं बताता हूँ। सर्कुलर मोशन जो होता है किस तरह का एक तरह मोशन का एग्जांपल है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन या फिर नन ऑफ दीज, एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय या फिर में से कोई नहीं। वृत्तीय गति के बारे में आपको पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। यहाँ से देख लीजिएगा सर्कुलर मोशन जो होता है एक एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल मोशन का। 2 डायमेंशनल मोशन इसको क्यों कहते हैं समझिए। अभी कभी भी होता है यहाँ से देखिएगा सर्कुलर पाथ पे अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, क्या होता है सर्कुलर पाथ पे कोई भी मूव कर रहा है तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी जिंदगी में कभी इसका कांस्टेंट नहीं रह सकता है। वेलोसिटी जो होता है जिंदगी में कभी भी इसका कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर का डायरेक्शन है, अगर सर्कुलर पाथ पे निकले तो इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। और जब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो यहाँ से इसको रेडियली जो करेंगे तो 90 डिग्री से चला जाएगा। तो हर एक पॉइंट भी इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। बाकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर जाता है? वो जाता है सेंटर की तरफ, वहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेता है, उसके बाद वहाँ से मूव करता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल आता है, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक रेडियल डायरेक्शन में इसका हो जाता है। तो 2 डायमेंशनल मोशन इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति जो होता है उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे 2 डायमेंशनल आंसर हो जाएगा। बाकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं 11th क्लास में, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह ही पढ़ना था। ओके, रेंज वगैरह पढ़े होंगे, मैक्सिमम हाइट वगैरह पढ़े होंगे, टाइम पीरियड पढ़े होंगे। तो यहाँ से ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो प्रोजेक्टाइल के केस में आता है। क्या आता है प्रोजेक्टाइल में? प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसे होता है। तो इसका जो मोशन जो होता है वो भी जो है 2 डायमेंशनल मोशन ही होता है। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन दोनों जो है 2D मोशन का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो चुका है ना आपका मोशन इन 2 डायमेंशन वगैरह सारा देख लीजिएगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वगैरह यहाँ पे लगता है F = mv²/r, तो उतना ज़्यादा अंदर में जाने की आवश्यकता है नहीं। बाकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, सर्कुलर मोशन से कभी भी क्वेश्चन आए यहाँ से तो एक चीज़ यहाँ से पूछ सकते हैं, सर्कुलर मोशन में क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है? तो उसका जो है स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, स्पीड वैसे कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, अगर पूछेगा कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? जी नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, चेंज होते रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 तक आ गए भाई, विश्वास नहीं हो रहा है इतना जल्दी। एज द स्पीड ऑफ द फैन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द करेंट। बोला जा रहा है कि जैसे जैसे पंखा का स्पीड बढ़ता है, पंखा लोग चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, कि एसी रखें लगा कर रखें, बताइए जरा। तो स्पीड ऑफ जो फैन जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो उसमें क्या होता है, ज्यों जो पंखे की रफ्तार बढ़ती है त्यों त्यों धारा का मान, धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट से है यहाँ पे धारा का मीनिंग, तो धारा का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा, नन ऑफ दिस। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे उसको करंट दिया जाएगा, जैसे स्पीड बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा खाना खाएगा, यानी कि सॉरी कहाँ जा रहे हैं भाई, यानी कि बढ़ता है, यानी कि यार भाई क्या हो गया है इसमें ऑप्शन गड़बड़ है ना, ऑप्शन अब क्या बी होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गड़बड़ है, इसको आगे पीछे उलटना पुलटा करना पड़ेगा मुझे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, धारा इंक्रीज करता है। बाकी इलेक्ट्रिक फैन वगैरह के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जो यहाँ फैन जो होता है मोटर होता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह यहाँ लगता है। मोटर क्या करता है, मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को, ध्यान से देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट को मोटर जो है से आपको देखने को मिलेगा, मतलब हाँ यार ये लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका जस्ट उल्टा आपको जनरेटर या डायनो में देखने को मिलता है, डायनो में बोलिए या जनरेटर बोलिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो मोटर होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है, इसको याद रखिए जाए। और जो ये देखने को मिलता है आपको, जो जनरेटर होता है वो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। तो ये सब कुछ रूल्स है। ओके, बाकी स्टेप 1 ऐसे देख लीजिएगा, जनरेटर वगैरह में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर भी होता है अलग अलग तरह से पर्पस के लिए। तो इनसे समझ में आ गया, इंक्रीज हो जाएगा करंट। बाकी करंट का असाइनमेंट क्या था, करंट बताता हूँ, करंट कहाँ गया भाई, द वैल्यू ऑफ द करंट। जी, करंट का असाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा एम्पियर। क्या होता है, करंट का वैल्यू जो होता है से असाइनमेंट एम्पियर होता है। तो एम्पियर होता है, एम्पियर को हम लोग इस सिंबल ए से डिनोट करते हैं। ओके, एम्पियर को तो याद रखिएगा। बाकी करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसको एक नापने का डिवाइस होता है आमीटर, और आमीटर को भी ए ही से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आमीटर को हमेशा सीरीज में यानी कि श्रेणी में आप लोग सर्किट में जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे छोटे छोटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि एक क्वेश्चन आपको पता होगा। जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का, क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आदर्श वोल्ट मीटर, उसका कितना होता है, 0 इनफाइनाइट, वेरी स्मॉल या फिर वेरी लार्ज। तो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस वह इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। तो इसको याद रख लिया जाए, आदर्श वोल्ट मीटर, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। आदर्श वोल्ट मीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। और अगर क्वेश्चन पूछ दें कि अगर एक आइडियल जो वोल्ट मीटर है ना, आइडियल एमीटर रहे, आइडियल एमीटर रहे तो उसका कितना होगा रेजिस्टेंस, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। ओके, समझ गए। तो 0 और इनफाइनाइट होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर करंट नापता है यानी कि आई, और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। ओके, वोल्टेज को इसका SI यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट को V से डिनोट करते हैं। बड़ा अजीब अजीब होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है बच्चे लोगों को। इनफाइनाइट यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए वोल्टेज का एक यूनिट यहाँ पे मैं लगता है ना बता दिया जाए, क्योंकि हो सकता है फंसा दें। देखिए वोल्ट मीटर का SI तो वोल्ट बता दिया, लेकिन ये जो होता है आपका जूल पर कूलम के बराबर होता है। क्या होता है, जूल पर कूलम के बराबर होता है, जूल पर कूलम। क्यों, क्योंकि V = W/Q होता है, W का जूल होता है और चार्ज का आपको बताया था कूलम होता है। तो हो गया ना जूल पर कूलम, तो इसका SI जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट बोलते हैं। एमीटर होता है I = Q/T होता है। क्या होता है, Q/T। तो Q का तो C बताया, तो कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं इसका SI यूनिट ना। तो ऐसे फंसाए तो फंसने का नहीं, ठीक है। तो कूलम पर सेकंड करंट होता है, करंट का SI यूनिट जिसको आप लोग एम्पियर बोलते हैं। क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं तो देख लीजिएगा। इनफाइनाइट हो गया आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, बाकी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है तार में एक ऐसा मतलब गुणधर्म होता है तार का जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से रोकता है। रेजिस्टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ρL/A। ρL/A रेजिस्टेंस जो होता है किसी तार का लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे, 4 चीज पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस तार का। तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, 4 चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर और टेम्परेचर। अभी जो रो दिख रहा है, रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, वह 2 चीज पर डिपेंड करता है, नेचर और टेम्परेचर, दोनों याद रख लीजिएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है ना, और ओम लॉ भी होगा V = IR। क्वेश्चन 8 देखते हैं, द कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय। जो कलर ऑफ लाइट होता है उसको कैसे पता किया जाता है, वेग से यानी कि वेलोसिटी से, इस एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी से, या फिर द सिचुएशन ऑफ पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन ध्रुवीकरण की स्थिति से। तो जो आपको प्रकाश का रंग देखने मिलता है वो उसका फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी से 3 चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ लाइट का बारे में। ओके, 2 चीज़ बताऊँगा, एक साउंड का बता दूंगा। तो फ्रीक्वेंसी एक क्या था, पहले तो देख लिया आपने कि जो यहाँ पे जो लाइट होता है उसका फ्रीक्वेंसी से उसका कलर डिटरमाइन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी किसी लाइट का ऐसा चीज़ है, ऐसा फैक्टर है बोल सकते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होता है। एक मीडियम से अगर मान लेते हैं ग्लास है, यहाँ पे है, एयर स्लाइड इसमें एंटर कर गया तो इसका तो हो जाता है ना, थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, इधर मुड़ जाता है, तो मुड़ तो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी, फ्रीक्वेंसी को हम से लिखते हैं ऐसे, तो कभी भी फ्रीक्वेंसी जो है ऐसे चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाए तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है म्यू, वो कभी भी जो है ऐसे चेंज नहीं होता है, याद रखा जाए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, एक डॉपलर इफेक्ट है, हमको लगता है 3 हो ही गया। एक होता है डॉपलर इफेक्ट, तो जो डॉपलर इफेक्ट होता है तो उसमें वो भी जो है फ्रीक्वेंसी से ही डिटरमाइन किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट समझते हैं, जैसे कोई सोर्स है, जैसे कोई साउंड निकल रहा है, जैसे गाना बज रहा है, मान लेते हैं अभी आप सपोज कीजिए कि आप जहाँ पे हैं वहाँ गली में अभी एक बैंड बजा बारात आ रहा है, तो धीरे धीरे उसका साउंड जब दूर जाएगा तो उसका साउंड जैसे धीरे धीरे आपको कम सुनाई देने लगेगा। सोर्स से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है, सोर्स की दूरी बढ़ता है, आप कहीं से मतलब या सोर्स का डिस्टेंस आपसे अगर दूरी बढ़ेगा तो आपको उस आवाज़ कम सुनाई देगा। डॉपलर इफेक्ट वहाँ पे आता है, तो इसको फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाता है डॉपलर इफेक्ट। इसको याद रखें, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखिए। फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड होता है, याद है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर। स्पेक्ट्रोमीटर बोला जा रहा है, एक डिवाइस देखने को मिलेगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर का यूज क्यों किया जाता है, वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, इंटेंसिटी को, पोलराइजेशन को, या फिर डिफ्रैक्शन के लिए। तो जो आपको एक स्पेक्ट्रोमीटर देखने को मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। किसको, वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है बताता हूँ, वेवलेंथ। आंसर क्या हो गया, वेवलेंथ। जैसे देख लिया जाए, यहीं सारा एक डिवाइस वगैरह यहाँ से लगा हुआ, लाइट सोर्स वगैरह से अलग अलग कलर में इसको प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो पता चल जाता है इसका वेवलेंथ क्या होता है। ऐसा धीरे धीरे यहाँ पे लिया जाएगा।
लिया डिजिटल डिस्प्ले और मीटर, ठीक है, तो ये मीटर में बताता है वगैरह, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या डिटरमाइन करता है? स्पेक्ट्रोमीटर डिटरमाइन करता है आपका वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है सब बताया। वेवलेंथ कैसे मीटर होगा, जैसे कि लाइट वेव ऐसे मूव करता है, आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से इसके जो दो ठो ट्रफ या दो जो स्ट्रिंग होता है, ये जो यहाँ से अगर एक आगे और ले जाएं, ओके, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को आप लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। लैम्डा से डिनोट किया जाता है वेवलेंथ को। क्लियर। तो यही सारा होता है, या ऊपर वाला को भी बोल सकते हैं आप लोग, आइदर ट्रफ और क्रस्ट, ये वेवलेंथ हो जाता है, ठीक है। चलिए इंटेंसिटी वगैरह तो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ड्यूरिंग नाइट द ब्लो ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू सी। बोला जा रहा है कि रात के समय आपको जो हवा बहती है, किधर से हवा बहता है, किधर से, एयर फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की जो ठंडा हवा बहता है उसको क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, कन्वेंशन करंट या फिर एयर ब्लो। इसका सही आंसर होगा थॉल समीर यानी कि लैंड ब्रिज। क्या होता है इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। पहले चीज़ याद रखिएगा, अब हवा का डायरेक्शन ट्रेंड विंड वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, ओके, कोई भी विंड पढ़ते हैं, जो जिस दिशा से चलता है ना उसका नाम उस दिशा के नाम पर दिया जाता है, न कि जिधर जाता है उधर। बात समझ में आ रही है। तो पछुआ पवन अगर किसी को बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पश्चिम साइड से आ रहा है, पूर्व साइड से नहीं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन से उसका नाम दिया जाता है, आपको पता होगा। तो लैंड साइड से चल रहा है इसलिए इसको लैंड से सी चल रहा है इसलिए लैंड ब्रिज कहा जाता है। डायग्राम से समझ लीजिएगा, दिन के समय जो क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर मूव करता है, टेम्परेचर हाई से लो की ओर मूव करता है, इसका आइडिया होना चाहिए। दिन के समय गर्म जमीन ज़्यादा गर्म रहता है तो दिन के समय टेम्परेचर इधर से उधर मूव करता है और इधर मूव करता है रात के समय, ठीक है, ऐसे हो जाता है। दिन के समय टेम्परेचर इधर से इधर वार्म एयर जाएगा और इधर से कूलर एयर जो है से जाता है। रात के समय जस्ट अपोजिट हो जाता है, ओके, समुद्र थोड़ा गर्म रहता है, जमीन ठंडा हो जाता है, तो इधर से करंट इधर जाने लगता है, करंट जाने लगता है और यहाँ से कूल एयर है से इधर जाने लगता है, ठीक है। जो कूल्ड लैंड ब्रिज आप लोग इधर से बहने देखने को मिलेगा वो आपको पूछा जा रहा था। तो कूल्ड लैंड ब्रिज उसको जो है से बोला जाता है, तो उसको लैंड ब्रिज नाम दिया जाता है स्थल समीर। यही रात को बोला जा रहा था, जो ठंडा हवा था ना इधर से बह रहा था तो उसको कोल्ड ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। लैंड ब्रिज यहाँ का नाम दे दिए, कोल्ड लैंड ब्रिज। समझ चुके होंगे, यही सारा कॉन्सेप्ट होता है। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल बोला जाए, मेटल समझते हैं ना, नॉन मेटल जो आप लोग बहुत सारा इसका प्रॉपर्टी वगैरह होता है। तो नॉन मेटल देख लीजिएगा, ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है या फिर नन ऑफ दिस। तो जो अधातुक ऑक्साइड होता है वह अम्लीय कैरेक्टर का होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, नाइट्रोजन लिया जाए, क्या लिया जाए, नाइट्रोजन, और लिया जाए सल्फर, और नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड बनेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का बहुत सारा ऑक्साइड बनता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह बहुत सारा बन गया। तो ये सारे ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं बताइए, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड वगैरह जैसे चीज़ बना देते हैं, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि धरती पर गिरता है तो बहुत ज़्यादा उसका प्लांट एनिमल और एक्वेटिक लाइफ को हानि पहुँचाता है। तो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। बाकी जो मेटल होता है यानी कि धातु, वह जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। मेटल जितना जैसे NaOH, तो Na के साथ बना तो NaOH बन गया, तो NaOH बेस है, KOH वगैरह सारा देखोगे, COH का Hal2 वगैरह, तो ये सारा बेसिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों। तो एम्फोटेरिक नेचर का कुछ ऑक्साइड होता है जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जैसे ZnO सबसे इंपॉर्टेंट है, और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दो ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों हैं इन लोग, एसिडिक और बेसिक दोनों है, जिसको याद रख सकते हैं, ओके। और बाकी लिटमस पेपर वगैरह का यूज करते हैं आप लोग एसिडिसिटी मतलब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को पता करने के लिए किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। लिटमस पेपर जो कि लाइकेन से निकाला जाता है, फंगस और एल्गी का, उससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से निकाला जाता है, बनता है, वो लोग प्लांट होता है एक। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इथेनोइक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट। आए ना, इतना गर्मी है ना कि थोड़ा सा ना जबान लड़खड़ा जा रहा है तो कौन सा इसमें से देख बताइए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे नींबू का रस ले लीजिए, नींबू का रस अगर बोला जाए डिस्टिल वाटर, अगर डिस्टिल वाटर का इलेक्ट्रोलाइट है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, उसमें कोई आयन है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो आयन चाहिए, प्लस माइनस आयन वगैरह। तो ये सारा जितना आप लोग देखते हैं यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, इसमें पॉजिटिव निगेटिव आयन्स वगैरह पाया जाता है, जिसके चलते इन लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। तो ये सारा कहानी है इसका। आंसर हो जाएगा इथेनोइक एसिड, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है।
वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पूरी तरह से जैसे घुल जाए, जो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, ओके, उसका आयन पूरी तरह से घुल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग, और जो नहीं घुल पाता है उसको बोलते हैं इथेनोइक, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। इथेनोइक एसिड, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं ना आप लोग, ऑर्गेनिक मतलब जो एनिमल या प्लांट से निकलता है, वो सारे आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आएंगे। जैसे देख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें वगैरह साल्ट वगैरह आ जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको वीक एसिड्स और वीक बेसिस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यही सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंटी पर्सपायरेंट डिओडोरेंट। एंटी पर्सपायरेंट डिओडोरेंट आखिर होता क्या है, पीछे क्यों जा रहे हैं भाई। एंटी पर्सपायरेंट डिओडोरेंट होता है, जैसे कि पसीना वगैरह किसी का बहुत ज़्यादा आता है, तो वह एंटी जो है पर्सपायरेंट डिओडोरेंट का यूज कर सकता है, ताकि उसको ज़्यादा पसीना नहीं आएगा और दुर्गंध भी नहीं देगा। तो किस मेटल का यूज किया जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर पोटेशियम। तो इसमें देखने को मिलेगा दुर्गंधनाशक डिओडोरेंट होता है, उसमें आप लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। किसका, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम वगैरह का लेयर बनता है, और जो आपका छिद्र होता है बॉडी पर, उसको थोड़ा सा क्लोज कर देता है, तो पसीना ज़्यादा बॉडी से निकलता नहीं। इस तरह फंक्शन होता है, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट अंदर नहीं जाएंगे, बस पूछेंगे आपसे कि एंटी पर्सपेरेंट डिओडोरेंट में किस मेटल का यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन केटायन। बोला था ना, केटायन मतलब धनायन, पॉजिटिव आयन कौन है, फ्लोरीन, अमोनियम, आयोडीन या फिर जो है से क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड, आयोडाइड, इस सब में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। फ्लोराइड है यानी कि F-, ओके, उसके बाद आयोडाइड है यानी कि I-, क्लोराइड है यानी कि क्लोराइड है तो I-, क्लोरीन नहीं है यहाँ पे। जबकि अमोनियम जो होता है NH4+ होता है, क्या होता है, NH4+ होता है, तो ये अमोनियम हो गया, तो इसका पॉजिटिव आयन इस पर होता है, तो अमोनियम इसका आंसर होगा। सारे आयन का एग्जाम्पल है, तो क्या हो गया, यह जो है आपका एक केटायन है, यानी कि पॉजिटिव आयन है, धनायन है, तो इसको याद रख सकते हैं, अमोनियम इज द करेक्ट आंसर। NH4 होता है, बाकी सारा बता दिया, ओके। चलिए यहाँ से पीरियड टेबल देख लीजिएगा, ओके। टोटल आपको 18 पीरियड ग्रुप देखने को मिलते हैं इधर से, और पीरियड टोटल 7 देखने को मिलता है, ओके। चलिए सबको याद कर लीजिएगा, यही ग्रुप 17 का बात हो रहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन वगैरह ग्रुप 17 है। 17 को आप लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन मतलब साल्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। NaCl वगैरह, KCl वगैरह देखे होंगे, इसी से बनता है, जो कि हैलोजेंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बोला जा रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, गैलेना, क्रायोलाइट, सिनेबार या फिर इप्सम साल्ट। तो यहाँ से देखने को मिलेगा जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, पता चल रहा है, वो होगा क्रायोलाइट। क्या होगा, क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। गैलेना तो सीसा का देखने को मिलता है आपको, सीसा, गैलेना सीसा है ना, PbS क्या हो जाएगा, PbS हो जाएगा। क्रायोलाइट तो देख लिया आप लोग। सिनेबार पारा का अयस्क होता है, HgS होता है, मर्क्यूरिक 2 सल्फाइड होता है, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब यहाँ से इप्सम साल्ट मैग्नीशियम का होता है, सेंधा नमक ना, मैग्नीशियम साल्ट, इप्सम साल्ट, MgSO4 7H2, ये होता है इप्सम साल्ट। तो ये सारा कुछ अयस्क वगैरह होता है, आइडिया होना चाहिए। देख लीजिए कुछ मेटल वगैरह है यहाँ पे, उसका और है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट वगैरह होता है। एक तो क्रायोलाइट देख लिए, एक बॉक्साइट से निकाला जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, Al2O3 2H2O, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फिर आयरन का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट सब आयरन का होता है। उसके बाद कॉपर का मेलाचाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर का मेलाचाइट होता है। मरकरी का सिनेबार बता दिया अभी, AgS। जिंक का कैलामाइन होता है। लेड का गैलेना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट होता है, डोलोमाइट। डोलोमाइट इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट पूछते हैं आपसे, मैग्नीशियम का अयस्क ना, अभी सेंधा नमक भी उससे निकल जाता है। टाइटेनियम का देख लीजिएगा, इसका देखने को मिलेगा इल्मेटाइट होगा, और उसके बाद रियूटाइल होगा, इसे पूछते नहीं हैं आपको। यूरेनियम वगैरह का भी पिंच ब्लेड पूछ सकते हैं आपसे, यूरेनियम का होता है। थोरियम मोनोसाइट पूछते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन 16 देते हैं, पायरोहाइट, गार्नियराइट और पेंटलैंडसाइट। देख लीजिएगा, पायरोहाइट, गार्नियराइट एंड पेंटलैंडसाइट जो है, यह जो है आपको किसके ओर्स देखने को मिलेंगे, लेड का, निकल का, गोल्ड का या फिर टिन का। तो देखने को मिल जाएगा आपको जो ये है पायरोहाइट वगैरह सारा, निकल का जो है से आपको ओर देखने को मिलता है। और क्या होता है, और एक ऐसा मिनरल होता है जिससे हम लोग मेटल को प्रोडक्टिवली और इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं। तो निकल का सारा ओर है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। पायरोहाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सारा में पायरोहाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निकल का एक और है। गोल्ड का तो और होता ही नहीं है ना, गोल्ड जो होता है ऐसे गोल्ड सिल्वर वगैरह देखिएगा फ्री स्टेट में पाया जाता है, प्लेटिनम वगैरह। प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है। तो ये सारे 16 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा, यहाँ तक आते हैं तो जरूर लिखें। बाकी
एक थम्स अप जरूर दें। फिर शाम को 8 बजे मिलते हैं। कल शाम वीडियो नहीं डाल पाया था, लाइट वगैरह का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है कभी कभी, तो अगर टाइम से अगर लाइट नहीं आए तो लैपटॉप अगर डिस्चार्ज है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि काम और भी रहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ तक आते हैं, जरूर लिख दीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी कुछ डिमांड है तो बताइए। पेपर 1 जल्दी लॉन्च होने वाला है। बहुत सारा वीडियो अपडेट कर चुका हूँ मैं, अब बैठा हुआ नहीं हूँ, वीडियो अपडेट कर चुका हूँ, तो जल्दी आप लोग देखने को मिल जाएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।